दोस्तों, लगातार 12 दिन के भीषण संघर्ष के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को घुटने पर ला दिया है और अब ईरान ने खुद को विजयी घोषित किया है। तो इस जीत के बाद खामनेई ने क्या संदेश दिया है, उस पर बात करेंगे और चरण दर चरण इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। सीधा भरत जी से। प्रज्ञा जी, देखिए, खामनेई का पहला सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर खामनेई का पहला संदेश आ चुका है। ट्रंप के युद्ध विराम की घोषणा के बाद खामनेई का पहला संदेश आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको बिल्कुल क्लियर कट देख सकती हैं। खामनेई का कहना है, दोज हु नो द इरानियन पीपल आर देयर हिस्ट्री नो डैट द इरानियन नेशन इज़ नॉट अ नेशन डैट्स सरेंडर। इसका मतलब क्या है, हिंदी तर्जुमा क्या है आपके लिए? हिंदी तर्जुमा आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है। स्क्रीन्स के ऊपर तर्जुमा ये है कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। ये है खामनेई का संदेश। ये खामनेई ने ये अपने ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट किया है और इस बात को कहने के बाद एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हो गई है प्रज्ञा जी, कि ईरान इस युद्ध में सरेंडर करने वाला नहीं था, इस युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं था। उसने इस बात को और प्रगाढ़ तरीके से तब और दिखा दिया जब उसने कतर के अमेरिका के मिलिट्री बेस पर 20 मिसाइलें एक साथ दाग दी। 20 मिसाइलें एक साथ दागकर ये दिखला दिया कि अब इजराइल को तो मारेंगे ही मारेंगे, अमेरिका तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तुमको भी मारेंगे, तुम्हारे मिलिट्री बेसिस को भी ख़त्म करेंगे। तुम्हारा चेहरा अब बेनकाब हो चुका है क्योंकि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स लेकर ईरान के ऊपर, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बम बरसाए। उसके बाद ईरान ने भी रौद्र रूप दिखाया और अपनी नई नई मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागनी शुरू कर दी। जब एक तरफ इराक में अमेरिकी बेसिस के ऊपर ईरान ने हमला किया, दूसरी तरफ कतर के भीतर जो अमेरिकी बेसिस थे उसके ऊपर हमला किया, उसके बाद अमेरिका को ये लगा कि अब जो है मामला पकड़ से बाहर जा रहा है। अब क्योंकि ईरान अगर अमेरिका को पीटेगा, मारेगा, और ईरान के लिए बड़ा आसान है मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिका को ठोकना, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो अब अमेरिका को लगने लग गया कि जब हमारे सैनिकों की पिटने की, हमारे बेसिस पर हमले की तस्वीरें बाहर जाएंगी, निकलेंगी, तो दुनिया तो यही सोचेगी कि देखो दुनिया का दादा पीटा जा रहा है। सिंपल सा एक मैसेज है। और इसीलिए ट्रंप ने आनन फानन में आकर तुरंत तत्काल इस बात को कहा कि हम सीज फायर करते हैं, हैंड्स अप, हम सीज फायर कर रहे हैं। लेकिन ईरान इससे पहले इजराइल को आदत लग चुकी थी प्रज्ञा जी। अब तक इजराइल ने अब तक 7 युद्ध लड़े, मुस्लिम कंट्रीज़ के खिलाफ में लड़े, कभी जॉर्डन के खिलाफ, कभी लीबिया, कभी लेबनान के खिलाफ, तमाम जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कभी इसको उंगली की, कभी उसको ठोका, कभी इसको ठोका, कभी इसकी ज़मीन छीनी, कभी फ़िलिस्तीन की, कभी गाज़ा की, कभी वेस्ट बैंक की, हर जगह वो यही करता आया है। 7 युद्ध उसने लड़े हैं। एक तो 6 दिन का भी युद्ध था जिसमें मुस्लिम कंट्रीज को 6 दिन में हराकर भगा दिया था। तो 56 देशों को 6 दिन में 56 देशों को 6 दिन में हराकर भगा दिया था। अब इजराइल को यही लग रहा था कि ईरान हमारे सामने जब 56 देशों से लड़ सकते हैं तो व्हाट इज इजराइल, व्हाट इज ईरान, ईरान हमारे सामने क्या है। लेकिन ईरान की ताकत को जब इजराइल ने भांपा, समझा, देखा, जाना, और जब उसकी मिसाइलों ने तेल अवीव को खंडहर बनाना शुरू किया, हाइफा को शमशान बनाना शुरू किया, जब उसकी मिसाइलें अमेरिका के एयर बेसिस पर गिरनी शुरू हुई, जब इराक में एक मिसाइल गिरी अमेरिकी एयर बेस पर, तभी ये मालूम चल गया अमेरिका और इजराइल दोनों को कि इराक से लड़ना अभी मुमकिन बात नहीं। थोड़ा आगे आइएगा प्रज्ञा जी, मुमकिन बात नहीं है। एक बात और, अमेरिका और इजराइल तब और ज़्यादा भयभीत हो गए जब ईरान रूस पहुंच गया, क्योंकि अमेरिका जैसे ही इन्वॉल्व सीधे तौर पर इस लड़ाई में हुआ, ईरान रूस पहुंच गया। खामनेई ने एक संदेश लिख कर दिया, पुतिन को एक संदेश सुनाया गया और रूस ने इस बात का आश्वासन दिया कि वो आपको बम नहीं बनाने दे रहे हैं, परमाणु बम, इसलिए हम आपको परमाणु बम दे देंगे, डोंट वेरी रहिए, हम आपके साथ हैं। इस तरीके की चीज़ें जब रूस में हुई तब अमेरिका और इजराइल को ये पूरी तरीके से लग गया कि जब ईरान अकेले ईरान इतनी मिसाइलें मार रहा था जिनको हम दोनों मिलकर नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि ईरान
और इजराइल के बीच में इराक है, और इराक में अमेरिकी बेसेस हैं, और वहाँ से भी जब ईरान मिसाइल मारता है तो बीच में इराक, वहाँ से उनको इराक में जो अमेरिकी बेसेस हैं वहाँ से उन मिसाइलों को गिराने की कोशिश होती है, जो बच जाती है वो इजराइल पहुँचती है। तो जब हम दोनों मिलकर इसकी मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे हैं और वो आकर धमाधम गिर रही हैं, तो फिर आगे कैसे रोकेंगे जब रूस इनके साथ आ जाएगा, जब चीन भी पीछे से इनके सपोर्ट में आकर खड़ा हो जाएगा, तब कैसे रोकेंगे। और रूस का इस युद्ध में इन्वॉल्व होने का मतलब है कि अमेरिका के खिलाफ दूसरा ध्रुव दुनिया में खड़ा होना और उस ध्रुव का पूरी शक्ति के साथ चमकना, क्योंकि अभी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये संदेश है कि अमेरिका ही सुपर पावर है और अमेरिका ही दुनिया का दादा है, संयुक्त राष्ट्र फलाना ढिमकाना सारी इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। लेकिन अब रूस दूसरी तरफ से, रूस और चीन दूसरी तरफ से उग रहे हैं। वो भी ये कहते हैं कि हम अमेरिका की शरणागति स्वीकार क्यों करें, वाय। अमेरिका दुनिया का दादा होगा, अपने लिए होगा। रूस कहता हमारे लिए दुनिया का दादा पादा नहीं है, हम अपने दादा खुद हैं। हमारे पास अमेरिका से ज़्यादा शक्ति है, अमेरिका से ज़्यादा परमाणु बम है, अमेरिका से बहादुर सेना हमारे पास है, अमेरिका से ज़्यादा प्लेन हमारे पास है, तो हम अमेरिका की जी हुजूरी क्यों करें। तो अब ईरान को ये लगा कि भाई अमेरिका जब खुलकर इजराइल के लिए आ गया है तो हम अब रूस से कहेंगे कि भाई अब खुलकर आप हमारे लिए आइए। अब तो बिल्कुल बेहद ठीक परिस्थितियां हैं कि जब वो हमारे ऊपर बम गिरा सकते हैं बिना किसी वजह, बिना किसी कारण, तो आप हमारी रक्षा के लिए तो आ ही सकते हैं। और दुनिया के दादा आप हैं, ये कैसे मालूम चलेगा कि रूस आप दुनिया के दादा हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। बाकी कमज़ोर देशों को ये मालूम चलेगा, ये मालूम पड़ेगा कि भाई जब कोई बड़ा देश अत्याचार करेगा तो रूस है वो मसीहा जो बचाने के लिए आएगा। तो खामनेई ने यही संदेश भेजा कि भाई अब आपके लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है। अगर आप अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, तो मदद कीजिए। अमेरिका ने खुलकर हमला कर दिया और जैसे ही पुतिन ने आश्वासन दिया, और पुतिन के आश्वासन के तुरंत बाद प्रज्ञा जी शाम 6 बजे 7 बजे भारतीय समय के अनुसार जो है ईरान के विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे और वहां से आश्वासन मिला। उसके ठीक 2-3 घंटे के बाद अमेरिकी बेसिस पर कतर में और इराक में मिसाइलें चलने लगे। 20 मिसाइल मारी है ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस के ऊपर। अच्छा, कतर और ईरान दोनों ठीक ठाक दोस्त हैं, मतलब इनके दूसरे संघर्ष तो थोड़े थोड़े चलते रहते हैं, लेकिन इतना कोई दुश्मनी वाला दोनों के बीच में कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे ही 20 मिसाइलें मारी ईरान ने कतर के मिलिट्री बेस कतर में बसे यूएस के मिलिट्री बेसिस पर, तो कतर की तरफ से एक बयान आया कि भाई ये हमारी जो है संप्रभुता के खिलाफ है, हम इसका जवाब देंगे। लेकिन कतर ने कोई जवाब नहीं दिया। आप ये भी देखिए, कोई जवाब नहीं दिया, नो जवाब। अब अमेरिका को ये लग गया कि भाई ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं और ये हमारी अमेरिकी बेस को वहाँ ठोक देंगे और दुनिया में जो है थू बड़ी हो जाएगी। ट्रंप ने तुरंत अपनी तरफ से बोला कि हम अनाउंस करते हैं कि 12 घंटे ईरान हमला नहीं करेगा, और 12 घंटे जब ईरान हमला नहीं करेगा तो 12 घंटे तक फिर इजराइल हमला नहीं करेगा, और इस तरह के सीज फायर लागू हो जाएगा। खुद ही भाई ने अपनी पूरी बनाई कथा और लिख दी अपने ट्रुथ वाले अकाउंट के ऊपर, उस पर लिखकर बता दिया। ईरान ने कहा जी हमको तो ऐसा कुछ, हमारा तो कोई ऐसी कोई संधि हुई नहीं, ऐसा कोई समझौता। जब भी कोई सीज फायर होता है तो समझौता होता है, लिखित होता है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। दुनिया ट्रंप के ट्विटर से थोड़ी चलेगी, दुनिया ट्रंप की वेबसाइट से उनके ट्वीट करने से थोड़ी चलेगी। तुमने ट्विटर पर लिख दिया कि हो गया तो हो गया, तुम्हारी मानने के लिए हम क्या अब तो हम रूस से हो, अब हम आर पार करेंगे। अब इजराइल को हम बताएंगे कि अब ये वो वाला समय नहीं है कि तुम 56 देशों को एक साथ ठोक देते थे, एक साथ भगा देते थे। 12 दिन से हम अकेले लड़ रहे हैं और तुम दो हो, अमेरिका और इजराइल। फिर भी हम तेल अवीव में घुसकर, हाइफा में घुसकर, यहाँ तक कि पुतिन ने इस बात को स्वीकार, यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को स्वीकार किया कि ईरान ने मिसाइल मारी, वो मिसाइल हमारे बेडरूम में आकर घुस गई। मैं बाल बचा फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया कि उनकी मिसाइल हमारे बेडरूम में आकर खिड़की से घुस गई और वो दग नहीं पाई, मैं बाल बचा भागा। तो जब अब ये समय है कि ईरान जो है वो इजराइल के राष्ट्र अध्यक्ष के बेडरूम में मिसाइल मार दे रहा है, वो ताकत है, तो फिर वो पीछे क्यों हटने लगा। अब ये दोनों देशों को समझ में आ चुका कि अब ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। ईरान बिल्कुल ही अब उसके ऊपर भूत सवार हो गया है, अब ये कुछ भी कर गुजरेगा। तो अमेरिका ने कहा सीज फायर। एक बात और है कि ईरान 12 दिन तक ये युद्ध बहादुरी से लड़ा,
कायदे से ही युद्ध को लड़ा और कहीं पर भी पीछे नहीं हुआ। हाँ, ये बात ठीक है कि बहुत सारे वेबसाइट्स और बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान का नुकसान, जान का नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि ईरान के पास छुपने के लिए बंकर बने नहीं है, सिंपल सी बात है। और नुकसान ईरान का ज़्यादा इसलिए भी हुआ क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर लड़ रहे थे। दूसरी तरफ ईरान ने अकेले दम पर इतनी मिसाइलें मारी हैं कि खंडहर बना दिया है तेल अवीव को भी, हाइफा को भी। ये भी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। भारत के जितने भी पत्रकार इजराइल में इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि रात में 3-3, 4-4 बार इनका सायरन बजता है, और इनका सायरन ही बजता है, इनके जो है एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुके हैं ईरान की मिसाइलों के आगे। हम आपको दिखाते हैं अभी कि क्या आगे देखिए। भारत का जो अखबार है दैनिक भास्कर, वो क्या छापता है? वो ये छाप रहा है कि इजराइल के बाद ईरान ने सीज फायर का ऐलान किया, इजराइल पर ताजा मिसाइल हमले से भी इनकार, कहा दुश्मन को हार मानने पर मजबूर किया। ये ईरान कह रहा है दुश्मन को हार मानने पर इनकार किया। अच्छा, इनके जो वॉर जोन में रिपोर्टर हैं वैभव पलनीटकर, ये वॉर जोन से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां सीधे इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और वेबसाइट्स क्या खुलेआम इस बात को छाप रही हैं कि ट्रंप सेज इजराइल ईरान सीज फायर इन इफेक्ट आफ्टर डेडली ओवरनाइट स्ट्राइक्स। रात भर जो मिसाइलें मारी हैं ईरान ने, उसके बाद ट्रंप को यह मालूम चला कि भैया करो रोको, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब ये सैयद अब्बास अराक्ची हैं, ये कहते हैं जो फाइनल डिसीजन है, विदेश मंत्री हैं जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो कहते हैं फाइनल डिसीजन जो है वो जो है मिलिट्री ऑपरेशंस लेगी, बाद में लेगी। ट्रंप के कहने का कोई मतलब नहीं है कि भाई तुम सीज फायर कर दिए तो सीज फायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। And there he clearly said that as of now there is no agreement of any ceasefire. हाँ, वो इस बात को बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि as a now there is no कोई एग्रीमेंट नहीं है। हाँ, कोई भी बात हवा में मुंह से जो कह दी गई है। अच्छा, ये और सारी वेबसाइट्स हैं जो इस बात को दिखला रही हैं। अच्छा, कतर का जो ये बेस है जहां पर इन्होंने रात में हमला किया, वो ये है, ये प्रज्ञा जी, क्योंकि हम और आप 2 दिन से इस बात को कह रहे हैं कि जो ईरान के इर्द गिर्द इनके बेसेस हैं वो ज़्यादा खतरे में हैं। इजराइल तो चलो फिर भी दूर है, लेकिन इनके बेसेस, ये जो तस्वीर है ये अमेरिकी बेस है, अमेरिकी सेना का बेस है और इराक का बेस है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर छापी है और बतलाया है कि यहाँ पर बिल्कुल धुआं ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री बेस को कर दिया है। तो पूरी तरीके से ईरान जो है वो हमले के मूड में आ गया। अच्छा, हम लोग 2 दिन से हम और आप इस बात की चर्चा कर रहे थे और लोगों को बतला भी रहे थे कि ईरान के इर्द गिर्द जितने डॉट हैं ये सब के सब मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के। तो ईरान को यहाँ इनके मिलिट्री बेसेस पर हमला करना बड़ा आसान है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तुरंत हमला कर सकते हैं। हालांकि अब जो है ईरान ने अमेरिका का सीज फायर नहीं माना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और है इस जगह पर कि तेहरान की तरफ से कहा गया है, ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान टारगेटेड द बिगेस्ट यूएस बेस इन द वेस्ट एशिया ऑन मंडे, फायरिंग द सेम नंबर ऑफ फोर्सेज यूज द ईरान्स न्यूक्लियर साइड ओवर द वीकेंड टू हिट द ये जो इनका नाम है एयर बेस का नाम, बेस इन दी अल-उदैद एयर बेस। हाँ, उनके एयर, कहने का मतलब इनका ये है कि हमने अमेरिकी एयर बेस पर उतनी ही ताकत, उतने ही बम और उतनी ही मिसाइलों से हमला किया जितनी ताकत से अमेरिका ने हमारे न्यूक्लियर जोन्स के ऊपर हमला किया था। और इसी के बाद इन्होंने ये सीज फायर का ऐलान किया और तेहरान टाइम्स की ओर से बिल्कुल छापा गया है। ये लिख रहे हैं कि हेरल्ड ऑफ विक्ट्री, ईरान हिट्स बिगेस्ट यूएस बेस इन वेस्ट एशिया। ये विजय की बात यहाँ पर करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। अब ट्रंप के ऊपर उनके ही देश में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और कई सारे सवालों की बरसात हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि खामनेई ने 86 साल के खामनेई ने इजराइल और अमेरिका दोनों को घुटनों पर ला दिया। और अगर खामनेई की ये इच्छा शक्ति नहीं होती तो अमेरिका का पहला प्लान ये था
कि इजराइल के ज़रिए हमला करवाया जाए, ये आरोप लगाकर कि तुम परमाणु बम बना रहे हो। दूसरा प्लान ये था कि हमले के बीच में वहाँ ईरान के भीतर एक दूसरे विंग को मजबूत किया जाए और उससे ये कहा जाए, जैसे अमेरिका हर जगह करता है, लीबिया, सीरिया, इराक, हर जगह, कि दूसरे विंग को मजबूत किया जाए और ये कहा जाए कि खामनेई जो सत्ता चला रहे हैं ये ठीक नहीं है, इनको सत्ता से हटाओ, इनको सत्ता से बेदखल करो। पहले हम बर्बाद करेंगे, फिर दूसरे धड़े को मजबूत करेंगे और फिर सत्ता को परिवर्तित कर देंगे। तो ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। तो ये ईरान की विक्ट्री है, बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री है, ईरान की क्लियर कट विजय है। पहली विजय कि ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए दोनों देश मिलकर। दूसरी विजय ये है कि जिस यूरेनियम को नष्ट करने के लिए इजराइल ने हमला किया था, वो यूरेनियम कहाँ है ये ना अमेरिका को मालूम है ना इजराइल को मालूम है। अमेरिकी संस्था ये कह रही है कि वो यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ है क्योंकि कहीं कोई लीकेज की खबर नहीं आई। डैमेज हुआ, लीकेज नहीं हुआ तो गया कहाँ वो, ये भी है। तो ना यूरेनियम नष्ट हुआ, ना सत्ता परिवर्तन कर पाए। इसके बदले, इसके उलट अमेरिका के बेसेस को तबाह किया ईरान ने, दूसरी जगह पर मिसाइलें दागी और इजराइल का जो हाल किया वो मैंने जिस तरीके से ईरान को बांटने की कोशिश, एक बांटने की रणनीति थी इजराइल की, वो भी नाकामयाब हो गई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 12 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में इजराइल और अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया और ईरान ने खुद को विजयी घोषित किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें, राष्ट्रीय खबरें आपको उल्टा चश्मा यूसी पर देखने को मिल रही हैं। इन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा चैनल, आपका चैनल, हर किसी के पास हो और हर कोई इन खबरों को तुरंत हासिल कर ले। और हमारा जो दूसरा चैनल है प्रज्ञा का पन्ना, उसको भी सब्सक्राइब करिए तो क्योंकि वहां पर आपको तमाम अंतर्राष्ट्रीय एनालिसिस भी देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।